नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक बार फिर हम आपके सामने व्याख्यान क्लासेस के माध्यम से अपनी शिक्षण वीडियो का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक है या आज का अपना अध्ययन बिंदु है या हम ये कहें आज का अपना चर्चा का विषय है प्रत्यक्ष विधि। तो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। हिंदी शिक्षण विधि की एक विधि है, वो है प्रत्यक्ष विधि। तो इसको जानने से पहले हम एक बात का विशेष ध्यान यह रखेंगे कि आपके सामने कोई भी कठिन शब्द आ जाए तो मित्रों एक काम करना, उस शब्द के आप टुकड़े कर देना। अगर टुकड़े कर देते हैं तो समझ लेना कि उसका शाब्दिक अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हम इस शब्द के टुकड़े कर देते हैं तब हमारे सामने ये दो पद दिखाई देते हैं, प्रति जोड़ अक्षी। तो इसका मतलब ये हो गया, अक्षी का मतलब ये होता है बिल्कुल आंखों के सामने है, ये आंखों के सामने प्रकट होता है, ये आंखों के समक्ष। अक्षी का मतलब ये हो गया। अब हम इसका अर्थ यह समझें या इसके अर्थ को हम इस प्रकार से जानें कि इसका हमारी शिक्षण वीडियो में इसका अर्थ क्या निकलता है। अर्थ अब हमारे सामने इसी शब्द को लेकर के इसकी परिभाषा बन जाती है और वो ये है कि शिक्षण कार्य में बालक के समक्ष या उसकी आंखों के समक्ष किसी चित्र को रख करके या किसी वस्तु को रख करके उसका अध्यापन करवाना या उसका शिक्षण करवाना है। के समक्ष वस्तु या चित्र प्रदर्शित करके शिक्षण करवाना। तो इस प्रकार का जो शिक्षण हो जाता है तो समझ लेना वो हमारी शिक्षण विधियों में जाना जाता है, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए, हम इसी प्रत्यक्ष विधि को हम यह भी कह सकते, यह हमने इसमें एक नाम ये लिया कि इसमें किसको सामने रखेगा, इसको वस्तु या कोई चित्र को बालक के समक्ष ये रखेगा। बालक के समक्ष क्या रखेगा, ये वस्तु या कोई चित्र उसके सामने रखता है और फिर उसका अनुकरण किया जाता है। उस चित्र को देख करके एक अध्यापक यह कहता है कि यह एक चित्र है और इस चित्र का नाम ये है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो विधि हमारी जो प्राथमिक स्तर से शुरू होती है तो समझ लेना कि वो हमारे विद्यालय में जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं जब उनको पढ़ाया जाता है तो वो शुरुआती चरण प्रत्यक्ष विधि से ही पढ़ाया जाता है। अब हम इसी की आगे चर्चा करें कि आखिर प्रत्यक्ष विधि क्या है और ये चित्र के रूप में किस प्रकार से आया, या हम ये कहें वस्तु या चित्र का नाम हमने क्यों लिया। अब देखिए मित्रों, इसलिए हमने इसका नाम लिया कि जब छोटा बालक होता है तो उस छोटे बालक के समक्ष हम वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं या उनको शुरुआती चरण से हम वर्णों का ज्ञान करवाते हैं। और वर्णों का ज्ञान करवाते समय हम उनके सामने एक छोटी सी पुस्तक रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि वर्णमाला से संबंधित, या हम हिंदी की बात करें ए बराबर अनार होता है या ए का मतलब अनार होता है। तो मित्रों, उसी बच्चे के सामने हम अनार का चित्र रखेंगे, या हम ये कहें आ का मतलब आप और आम होता है तो हम ये कहेंगे कि ये आम का चित्र है और उस आम के चित्र को देख करके बालक अपने आप उस चित्र का अनुमान करके आ का अंदाज़ा लगा लेता है कि इस प्रकार का एक वर्ण होता है जिसका नाम होता है आ। तो इस प्रकार से बच्चे के समक्ष कोई वस्तु या कोई चित्र दिखाया जाता है और दिखाने के बाद में बालक इस वर्ण के पीछे कोई क्रिया करता है। क्या करता है? कोई क्रिया करता है। तब वो क्रिया करता है तब वो उसी बात का अनुकरण करता है और अनुकरण करते करते उसी शब्द का वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है। तो हम इसको देख कर के कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि इस प्रकार की है। जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं या प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है, उस समय इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम इसी के
बारे में आगे ज्ञात करें या आगे चर्चा करें कि ये जो बालक के समक्ष जो चित्र दिखाया जाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए। तो मित्रों उसके लिए बालक को पूर्व ज्ञान करवाया जाता है। अगर ये पूर्व ज्ञान करवा दिया जाता है तो समझ लेना कि हमारी प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल सुचारू रूप से, सही ढंग से या बच्चे के अनुकूल चल रही है। किसको पूर्व ज्ञान करवाएंगे? बालक का पूर्व ज्ञान करवाया जाता है उस चित्र के बारे में। अगर चित्र के बारे में पूर्व ज्ञान करवा दिया जाता है तो समझ लेना कि ये प्रत्यक्ष विधि के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। अब हम बात करें कि ये प्रत्यक्ष विधि हमारी शिक्षण विधियों में कब से शुरू होती है। तो मित्रों ये प्रत्यक्ष विधि हमारी हिंदी में तो बहुत बाद में आती है। पहले इस विधि का प्रारंभ यूरोपीय देश में होता है। यूरोपीय देशों में, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस में एक विद्वान होते हैं या शिक्षा शास्त्री होते हैं जिसका नाम होता है गुइन ने इस विधि का प्रारंभ किया था। कौन सी विधि का? इस प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभ करता कौन है? ये गुइन है, जिन्होंने 1901 ईस्वी में इस विधि को लागू करवाने का प्रयास किया था। या हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कर्ता कौन है? फ्रांस के शिक्षा शास्त्री हैं और उनका नाम है गुइन है। और गुइन ने इस प्रत्यक्ष विधि को लागू 1901 ईस्वी में करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की कि भारत में ये प्रत्यक्ष विधि किसके द्वारा लागू की जाती है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों भारत में इस विधि को लागू करने के लिए हमारे सामने 3 अंग्रेज विद्वान होते हैं और वो 3 अंग्रेज विद्वान इस प्रकार से हैं। एक का नाम होता है किट्स, और ये किट्स मित्रों एक प्रकार से साहित्यकार भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। दूसरे होते हैं फ्रेजर, और तीसरे विद्वान होते हैं जिसका नाम है टिपिंग। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे भारत में ये जो विद्वान है, इस विद्वानों ने प्रत्यक्ष विधि का समर्थन किया या हमारे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए इस विधि का प्रयास इनके माध्यम से किया गया। अब देखिए इसकी हम विशेषता पढ़ते हैं कि विशेषता क्या क्या है, और विशेषता के साथ साथ इस विधि के कुछ गुण भी हैं, और या हम ये कहें इसके साथ इसके दोष भी हमारे सामने आते हैं। अब देखिए क्या होता है इस प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में मित्रों ये होता है कि जब मातृभाषा होती है, बालक की जो मातृभाषा होती है वो अलग होती है। क्या? बालक की मातृभाषा होती है वो मातृभाषा अलग होती है। और जब ये प्रत्यक्ष विधि से अध्ययन करवाया जाता है तब इस मातृभाषा को छोड़ दिया जाता है। मतलब मातृभाषा के बजाय हम कोई दूसरी भाषा या व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हम इस विधि में जब शिक्षण कार्य करवाते हैं तो हम मातृभाषा को बिल्कुल त्याग चुके होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विधि में व्याकरणिक दृष्टि से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि प्रत्यक्ष विधि में कौन सी भाषा का सहारा लिया जाता है। तो मित्रों यहाँ मातृभाषा का प्रयोग न करके हम व्याकरणिक दृष्टि से भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम इसी के साथ चर्चा करते हैं। हम इसकी चर्चा ये करें कि प्रत्यक्ष विधि के मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं या इसके अभिलक्षण क्या क्या हैं, उसी के बारे में आज हम अब बात करते हैं। विशेषता या अभिलक्षण, अभिलक्षण कह दो या आप इसे गुण भी कह सकते हैं या इनकी लक्षण भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात इसके बारे में ये करें कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या होती हैं। तो हमने महत्वपूर्ण विशेषता ये लिखी, या इससे पहले हम यह बता चुके हैं कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहली विशेषता यही हो गई कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता हम ये कहें कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, किसके लिए? प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं, स्तर के बालकों के लिए
बालकों के लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि विधि है। अब तीसरी भी विशेषता हम इसके बारे में लेके आए तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में बालक वाचन करता है। और वाचन किस प्रकार का करता है मित्रों? वाचन एक प्रकार से अनुकरण के रूप में करता है। अनुकरण के रूप में क्यों करता है? क्योंकि अध्यापक ये कहेगा कि, या शिक्षक ये कहता है कि बच्चों ये आम का चित्र है, तो इसलिए ये आ मैं इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन उसका प्रतीक चिन्ह ये है आ। बोलिए आ फॉर आम। इस प्रकार से बच्चे भी उसी का अनुकरण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में इस वाचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कहें कि प्रत्यक्ष विधि में वाचन का अधिक महत्व है, और अधिक महत्व के कारण हम कह सकते हैं कि वाचन पर आधारित विधि है, पर आधारित है। एक विशेषता ये हो गई। अगली विशेषता हम लेके आए कि इसमें बच्चे का जो श्रवण कौशल विकास होता है वो अच्छा होता है। इसी विधि से श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशल श्रवण कौशल से वो सीखता है, और श्रवण कौशल से ही उसका विकास होता है। श्रवण कौशल सीखता है और श्रवण कौशल का विकास अच्छा होता है। अब इसी के साथ ये कहें कि जब बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि आप और आम, इस प्रकार से जब पढ़ाया जाता है, उसके सामने चित्र बताया जाता है, तब बालक अपने आप उस चित्र को लेकर के, उस शब्द को लेकर के वो स्थायी ज्ञान ग्रहण कर लेता है, या हम ये कहें कि उसकी जो प्रतिकृति है अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और उसके बारे में अच्छी तरह से पता लगा लेता है कि इस प्रकार का ये आम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो अधिगम होता है वो बिल्कुल स्थायी होता है, स्थायी अधिगम होता है, अधिगम होता है। किससे? इस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से स्थायी अधिगम। और जो शब्द होते हैं वस्तु और शब्द के बीच में, और शब्द के मध्य संबंध स्थापित, सबके मध्य संबंध रहता है कि जिस प्रकार की वस्तु होगी उसी प्रकार का शब्द का अनुकरण शिक्षक करता है। इसलिए हम इसकी विशेषता एक प्रकार से यह भी बाहर निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से हम विशेषता बना सकते हैं। इसी के साथ हम कहें कि इसमें जो प्रत्यक्ष विधि में शिक्षक जिन ध्वनियों का उच्चारण करेगा, ध्वनियों का उच्चारण होता है, विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। एक विशेषता ये बन जाती है, विभिन्न ध्वनियाँ, जैसे बालक जब प्राथमिक स्तर से एंट्री करता है या प्रवेश करता है, तब उसके सामने अनेक नई प्रकार की ध्वनियाँ हमें उनके सामने दिखाई देती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, उसके सामने तो एक अलग प्रकार की ध्वनि उसके सामने प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसकी विशेषता भी बना सकते हैं। अब हम अगली विशेषता ये कहें कि एक प्रकार से बालक शिक्षक का अनुकरण करता है, और अनुकरण करेगा तो शिक्षक किस प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से उसका अनुकरण करता है। किस प्रकार से? व्याकरणिक, जो शिक्षक होता है वो शिक्षक व्याकरण की भाषा का प्रयोग करता है, और व्याकरणिक भाषा का प्रयोग करने के कारण बालक अपने आप मातृभाषा को त्याग चुका होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में शिक्षक का अनुकरण करता है कौन? बालक करता है। और बालक अनुकरण करता है तो समझ लेना कि वो उसकी जो मातृभाषा है वो तो एक प्रकार से अलग बन जाती है, अलग रह जाती है, और वो अनुकरण किसका करता है? इसी का अनुकरण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसकी इस प्रकार की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। अब हम बात करते हैं इसके दोष के बारे में कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो मित्रों, दोष अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं कि हम सबसे बड़ा दोष तो यह भी निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दोष यही हो गया कि दोष ये हो गया कि ये प्राथमिक स्तर तक ही लागू होती है, प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयुक्त है। तो पहला दोष ये बन जाता है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च स्तर की जो कक्षाएं हैं, उच्च स्तर की कक्षाएं हैं, कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। एक तो दोष ये बन गया, उपयुक्त नहीं है। एक इसमें लेखन पद्धति होती है, या लिखने की जो कौशल है, लेखन जो कौशल है वो कौशल बिल्कुल यहाँ
लेखन कौशल गौण हो जाता है, क्योंकि वो सुनता है मित्रों, गौण हो जाता है। एक कमी यह भी हो गई। तीसरी यह हम कमी निकाल सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में हमने कहा ना कि किसी वस्तु के या कोई चित्र को दिखा करके या कोई वस्तु के चित्र को दिखा करके बच्चों के सामने दिखाया जाता है, फिर उसका अध्ययन करवाया जाता है। तो यह स्वाभाविक बन जाता है कि प्रत्येक वस्तुओं का प्रदर्शन, प्रत्येक वस्तुओं का चित्र बालक के सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता, चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा दोष यह भी बन गया। या हम ये कहें जितने भी शब्द होते हैं, हमने कहा ना कि जो भी शब्द होंगे उन शब्दों के चित्र दिखाए जाएंगे, जैसे आ, आम, ई, इमली, ई, ईख, इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उन चित्रों को दिखा करके बच्चों का अध्यापन या बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक जो भी शब्द होते हैं, या हम ये कहें प्रत्येक शब्दों का चित्र इसमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। एक कमी यह भी होगी। अगली हम ये कहें कि देखिए मित्रों, अगली कमी के बारे में हम यह भी कह सकते हैं, या अगला दोष इस विधि में यह भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी शब्द होते हैं, शब्दों को लेकर के हमने कह दिया प्रत्येक शब्द के जो चित्र होते हैं उनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं जो भावात्मक है, या भावात्मक लगाव के जो शब्द भी होते हैं, भावात्मक लगाव के जो शब्द होते हैं उन शब्दों का कोई चित्र नहीं होता। शब्दों की व्याख्या इसमें नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से मित्रों इसमें दोष इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अब अगला 5 नंबर का दोष हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें व्याकरण का ज्ञान गौण हो जाता है, या व्याकरण का ज्ञान गौण हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में ये कमियां हैं, और इन कमियों को लेकर के हम कह सकते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष विधि है छोटे बालकों के लिए ही उपयुक्त है, या हम कहें जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उन्हीं बालकों के लिए ये विधि बिल्कुल ठीक होती है। और इस विधि में बहुत सारी विशेषताएं होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये सबसे सरल, या प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, हम ये कहें कि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए बहुत सरल विधि है। बालकों के लिए क्या है? सरल विधि है। और सरल विधि होने के कारण आजकल हमारे भारत देश में इसी का प्रचलन है, और इसी का प्रचलन होने के कारण हम इस विधि को बहुत सारे नामों से भी संबोधित करते हैं। जैसे कहें इसे प्राकृतिक विधि के बारे में भी कहा जा सकता है, प्राकृतिक विधि के बारे में भी कहा जा सकता है, इसे सुगम या सरल विधि के बारे में भी कहा जा सकता है। तो इसके इस प्रकार से नाम बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं मित्रों? इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इस विधि की बहुत सारी विशेषताएं इसमें शामिल हो जाती हैं। तो मित्रों इसी के साथ अपनी ये प्रत्यक्ष विधि खत्म होती है। तो खत्म करने से पहले, या इस अध्ययन बिंदु से मैं विराम लेने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें, और लाइक के साथ साथ शेयर भी करें। और